गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। मैं मिसेस चरण आज आपको स्वामी हरिदास पढ़ाऊंगी बच्चों, उनके बारे में बताऊंगी। पिछली क्लास में जैसे कि मैंने आपको अमीर खुसरो और तानसेन के बारे में बताया था, आज स्वामी हरिदास जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। भक्त चरितामृत के अनुसार स्वामी हरिदास का जन्म सन 1537 के भादो मास में सन 1480 ईस्वी में जन्माष्टमी को हुआ था। जो सारस्वत ब्राह्मण थे, उनके पिता का नाम आशुधीर तथा माता का नाम गंगा देवी था। दोनों धार्मिक स्वभाव के और साधु संतों के बड़े भक्त थे बच्चों। स्वामी हरिदास में बचपन से ही यानी कि बाल्यकाल से ही ईश्वर भक्ति की भावना जागृत हुई। उन्होंने 25 वर्ष की छोटी सी आयु में यानी कि अल्पायु में संन्यास ले लिया। कुछ समय बाद वे वृंदावन चले गए और निधिवन निकुंज में कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन की कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति उन्हें अधिकतम संतोष देती थी। वे बस ईश्वर की आराधना और संगीत साधना में लगे रहते। कुछ संगीत ग्रंथों में हरिदास को नाद ब्रह्म योगी कहा गया है। कहते हैं कि स्वामी जी ने नाद के माध्यम से ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया था। स्वामी हरिदास के जीवन के विषय में बहुत कम सामग्री प्राप्त होती है। कारण ये है कि उन दिनों कोई साहित्यकार व संगीतज्ञ अपने विषय में कुछ लिखना पसंद नहीं करता था। अतः स्वामी जी की जन्मतिथि और जन्म स्थान के बारे में बहुत मतभेद है। एक मतानुसार उनका जन्म पंजाब के मुल्तान अथवा होशियारपुर अथवा हरियाणा के किसी गांव में हुआ था। कुछ लोगों के विचार से उनके पूर्वज पंजाब के अवश्य थे, किंतु उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में खेरेश्वर महादेव के समीप हुआ था और उनके नाम से हरिदासपुर ग्राम बसाया गया था। स्वामी हरिदास अपनी कुटिया छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। तानसेन के द्वारा अकबर रोज़ उनकी प्रशंसा सुना करता था। अतः उनके मन में हरिदास जी का गायन सुनने की तीव्र इच्छा हुई। वे तानसेन के साथ वृंदावन चले गए बच्चों, ठीक है। ना और स्वामी जी को झोपड़ी के निकट एक झाड़ी में छिपाकर बैठ गए। कौन बैठ गए? अकबर जो थे वो तानसेन जी के साथ हरिदास जहाँ रहते थे, जिस कुटिया में जंगल में, वो वहाँ गए और झाड़ी में छुपकर बैठ गए। तब तानसेन ने स्वामी जी के सामने जानबूझकर एक ध्रुपद को अशुद्ध गाना शुरू किया। तो स्वामी जी ने आश्चर्य में आकर तानसेन को डांटा और उसका शुद्ध रूप उसको सुनाया। बाहर छिपे बादशाह अकबर उनका गायन सुनकर आत्मविभोर हो गए। अपने गायन के पश्चात स्वामी जी ने तानसेन से कहा कि तुमने छल से मेरा गायन सम्राट अकबर को सुनवाया, ये अच्छा नहीं किया। खैर, अब जाओ और बादशाह को यहाँ बुला लाओ। कहते हैं कि अकबर उनके गायन से ऐसे आत्मविभोर और आत्मविस्मृत थे कि उन्होंने जाकर स्वामी जी के चरण पकड़ लिए। स्वामी जी गायन के अतिरिक्त वादन में भी पारंगत थे। उत्तर भारत में
जो कुछ भी संगीत आज हमें मिलता है वह किसी न किसी रूप में स्वामी जी से संबद्ध है। स्वामी हरिदास की मृत्यु 95 वर्ष की अवस्था में संवत 1634 में हुई। वृंदावन में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को प्रतिवर्ष हरिदास जयंती मनाई जाती है। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास के शिष्य तानसेन, बिरजू बाबरा, रामदास, दिवाकर, मदन राय, गोपाल लाल, सोमनाथ तथा राजा सौरसेन थे, किंतु तत्कालीन किसी भी साहित्य में तानसेन और बिरजू बाबरा को स्वामी जी का शिष्य होना नहीं मिलता है। तानसेन की रचनाओं में कहीं भी स्वामी हरिदास की भक्ति भावना का दर्शन नहीं होता है। इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है कि एक से अधिक तानसेन हो चुके हैं। स्वामी हरिदास का जन्म ऐसे काल में हुआ था जब भारतीय संगीत अस्तप्राय हो रहा था, किंतु अस्तप्राय मतलब डूब रहा था, किंतु स्वामी जी ने ही उसमें पुनः प्राण प्रतिष्ठा की। उसमें डूबते हुए संगीत में उन्होंने प्राण डाला। उन्होंने धमार, त्रिवर और चतुरंग की भी रचना की। संगीत कल्पद्रुम में उनकी अनेक रचनाएं मिलती हैं। तो ये था स्वामी हरिदास जी का जीवन परिचय, उनका संगीत में योगदान। बच्चों, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आज मैं आपको तानपुरा, जो कि आपका गायन का वाद्य कहा जाता है ना, उसके बारे में बताऊंगी बच्चों। देखो, ये है तानपुरे का चित्र। ये है आपका वाद्य। गायन का वाद्य जो है वो तानपुरा कहलाता है बच्चों। ऐसे तो हारमोनियम भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं, है ना। और इस वाद्य के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तानपुरा को तंबूरा भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। साधारणतया इस वाद्य को तानपुरा के नाम से पुकारते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में इसने महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। कारण ये है बच्चों कि इसका स्वर बहुत ही मधुर तथा अनुकूल वातावरण की सृष्टि में सहायक होता है। तानपुरे की झनकार सुनते ही गायक की हृदय तंत्री भी झंकरित हो उठती है। अतः इसका उपयोग गायन अथवा वादन के साथ स्वर देने में होता है। तानपुरे से सातों स्वरों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें हम सहायक नाद कहते हैं, ठीक है। ये है इसका चित्र बच्चों। ये खूंटी है, ये तार गहन है, ये अटी कहलाता है। ये इसमें 4 तार हैं, 1 2 3 4। ये डांड है इसकी, है ना। ये गुल है, जो जॉइंट है इसका। इसमें जो नक्काशी की गई है वो पत्तियां बनी हुई हैं। ये जो हिस्सा है ऐसा सा उठा हुआ, ये तुम्बा कहलाता है। फिर ये मनका है जो इसमें मोती पड़े होते हैं, और ये ब्रिज या घुड़च इसको बोलते हैं। ये हिस्सा जो है ये तबली कहलाता है, और ये जो सूत यहाँ पे लाके बांधा गया है इस हिस्से को मोगरा कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंग हैं, ये देखो तानपुरे के अंग। क्या क्या अंग होते हैं तानपुरे में बच्चों? तुम्बा,
तबली, ब्रिज, सूत अथवा धागा, कील, मोंगरा अथवा लंगोट, पत्तियां, गुल, डांड, अटी या अटक, तारगहन अथवा तारदान, खूटियां, तार और मनका। ठीक है, तो ये इनके अंग हैं। 13 अंग हैं इस वाद्य में, जिनको कि आपको याद करना है और उनके बारे में भी याद करना है। तुम्बा ये लौकी का बना हुआ गोल आकृति का होता है। ये डांड के नीचे के भाग से जुड़ा होता है। तुम्बे से तानपुरे की ध्वनि में वृद्धि तथा गूंज उत्पन्न होती है। फिर है तबली। लौकी के ऊपर का भाग काटकर अलग कर दिया जाता है और खोखले भाग को लकड़ी के एक टुकड़े से ढक दिया जाता है, जिसे तबली कहते हैं। तबली ये है, ये चित्र में देखिए, ये हिस्सा तबली है। ठीक है, ये हिस्सा है ना। और तुम्बा जो है वो ये हिस्सा है, ये तुम्बा है। ठीक, फिर आता है ब्रिज, जिसे घोड़ज अथवा घोड़ी भी कहते हैं। ब्रिज तबली के ऊपर स्थित होती, जिसके ऊपर से चारों तार रखे जाते हैं। ये लकड़ी का या हड्डी का बना होता है और चौकी के आकार का होता है। फिर होता है सूत अथवा धागा। घोड़ज और तार के बीच सूत अथवा धागा प्रयोग करते हैं, जिससे ठीक स्थान पर स्थित कर देने से तुम्बे की झनकार में वृद्धि होती है। झनकार लाने के लिए, स्वर में झनकार लाने के लिए सूत अथवा धागे का प्रयोग किया जाता है। फिर है कील, मोगरा अथवा लंगोट। तुम्बे के नीचे एक भाग में तार को बांधने के लिए एक कील अथवा एक तिकोन पट्टी होती है, जिसे कील, लंगोट अथवा मोगरा कहते हैं। पत्तियां सजावट के लिए तुम्बे के ऊपर लकड़ी की सुंदर पत्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें श्रृंगार भी कहते हैं। गुल, जिस स्थान पर तुम्बा और ऊपर का भाग मिलता है उसे गुल कहते हैं। ये हिस्सा बच्चों, ये जो डांड है और ये तुम्बा है, इसको दोनों को जोड़ने का ये जो बीच का हिस्सा है ये गुल कहलाता है। ठीक है, फिर डांड, ये तानपुरे के ऊपर का भाग है जो लंबी और पोली लकड़ी की बनी होती है। इसके नीचे का भाग तुम्बे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये हिस्सा जो है ये डांड कहलाता है। ठीक है, और ये तुम्बा कहलाता है। फिर है अटी या अटक। तानपुरे के चारों तार नीचे के कील से घुड़च पर होते हुए ऊपर को जाते हैं। ऊपर की ओर सर्वप्रथम हाथी दांत की एक पट्टी मिलती है, जिस पर चारों तार अलग अलग रखे जाते हैं, जिसे अटी या अटक कहते हैं। ये है अटी, इसके ऊपर से चारों तार जाते हैं। तारगहन अथवा तारदान, अटी से होता हुआ तार पुनः ऊपर को जाता है। आगे दूसरी पट्टी मिलती, जिसके छिद्रों के बीच से तार गुजरता है। ये इसमें छेद होता है, उसके अंदर से तार जाता है और ये तारगहन या तारदान कहलाता है। ठीक है, ये है, ये इसमें छेद होते हैं, इसमें से तार जो है वो पार होके ऊपर खूंटी में जाता है। और ये अटी है, जिसके ऊपर से तार होता हुआ, तारगहन से होता हुआ खूंटी में बांधा जाता है। ठीक है, खूंटियाँ, अटी और तारगहन से होते हुए चारों तार खूंटियों से क्रमशः बांध दिए जाते हैं। ये खूंटियाँ तानपुरे के ऊपरी भाग में होती है। 2 खूंटियाँ तानपुरे के सामने के भाग में, एक डांड की बाईं ओर और दूसरी दाहिनी ओर होती है। इस तरीके से देख रहे हो, 2 तो ऊपर हैं और एक दाहिनी ओर और एक बाईं ओर। ठीक है ना। फिर है तार, ये जो 4 तार हैं, इनके बारे में बता रहा है कि तानपुरे में 4 तार होते हैं। कितने? 4। पुरुषों के तानपुरे में प्रथम और अंतिम तार पीतल के और 2 बीच के लोहे के होते हैं। स्त्रियों के तानपुरे में केवल अंतिम तार पीतल का होता है और बाकी सब लोहे के होते हैं। समझ में आया? तो तानपुरा भी 2 प्रकार के होते हैं।
एक पुरुषों के लिए और एक स्त्रियों के लिए, और जिनमें तार जो हैं वो पुरुषों में प्रथम और अंतिम तार पीतल के होते हैं, और जो बीच के 2 तार होते हैं वो लोहे के होते हैं, और स्त्रियों में अंतिम तार जो है वो पीतल का होता है और बाकी लोहे के होते हैं। ठीक है, अब आता है मन का। स्वरों के सूक्ष्म अंतर को ठीक करने के लिए मोती अथवा हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे के चारों तारों में घोड़च और कील के बीच अलग अलग पिरोए जाते हैं, जिन्हें मन का कहते हैं। ये छोटे छोटे हाथी दांत के टुकड़े होते हैं या मोती होते हैं, उनको चारों तारों में पिरो करके, और उसका जो है इस्तेमाल जो है वो स्वरों के सूक्ष्म अंतर को ठीक करने के लिए किया जाता है बच्चों, और ये मन का कहलाता है। ठीक है, ये मन का है, 4 है ना, हर तार में एक एक रहता है। तो ये है आपका तानपुरे का चित्र और उसके अंगों के बारे में, है ना, ये पूरा उसके अंगों के बारे में। इसका भी वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, और अपनी कॉपी में चित्र के साथ उसको बनाइए और लिखिए, और फिर याद करिए। ठीक है, तो आज आपको मैंने स्वामी हरिदास जी के बारे में और तानपुरा वाद्य के बारे में पढ़ाया। आप इसको अपनी कॉपी में लिख करके याद करिए। ठीक।